नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नरेश कौर। आज हम यहाँ हैं फर्स्ट ग्रेड में निस्म इज़ेकियल की जो पोयम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसके बारे में चर्चा करने के लिए। मित्रों, काफ़ी इंडियन इंग्लिश पोएट्स रहे, लेकिन उनमें से सबसे विशेष रहे निस्म इज़ेकियल। निस्म इज़ेकियल जो कि अपने धर्म से एक यहूदी थे, मुंबई में बॉर्न हुए। इनकी कम्युनिटी को बैनी इज़राइल कम्युनिटी कहा जाता था, यानी आधे इज़राइल कम्युनिटी कहा जाता था। तो ये अपनी कविताओं में बिलोंगिंग भी दिखाते हैं और एक तरह की एलिनेशन की फीलिंग भी दिखाते हैं। इनकी जो कविता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये एक तरह का सटायर है सुपरस्टिशंस के ऊपर, उन अज्ञानता के ऊपर, अंधविश्वासों के ऊपर जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। कहानी एक बिच्छू ने एक माता को काट लिया, उसके ऊपर लिखी गई है, लेकिन उसमें जो अंधविश्वास जोड़े गए हैं वो भारत के एक परिदृश्य को दर्शाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निस्म इज़ेकियल के थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में। निस्म इज़ेकियल का मित्रों जन्म हुआ 1924 में और ये 2004 तक रहे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्निटी इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। यानी इंडियन इंग्लिश पोइट्री में जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर था, यानी आज़ादी के बाद की जो कविता लिखी गई, उसमें मॉडर्निटी के ये क्या रहे? ये रहे फादर ऑफ मॉडर्निटी रहे। इनके जो मेजर वर्क्स आए, उनमें मेजर वर्क्स में पहला आप देखिएगा, मेजर वर्क में द थर्ड नाम का कलेक्शन था। उसके बाद आया इनका 60 पोएम्स। तीसरा इनका कलेक्शन जो था वो था द अनफिनिश्ड मैन, और चौथा कलेक्शन था द एग्जैक्ट नेम। और आपकी जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कविता ली गई है वो किससे ली गई है? इसी से ली गई है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पहली बार जब पब्लिश हुई तो कौन से कलेक्शन में आई? द एग्जैक्ट नेम में आई। हिम्स इन डार्कनेस इनका एक और पॉपुलर कलेक्शन है। मित्रों, जहाँ तक अवार्ड्स की बात है, इन्हें 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 1983 में इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता। 1988 में इनको, 1988 में इनको पद्मश्री मिला। अब मित्रों, हम सीधी जहाँ तक बात करेंगे वहाँ करेंगे पोएम के टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। हमारा जो आज उद्देश्य है वो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन टेक्स्ट को करना है। अब मित्रों, इसका जो पहला स्टेंजा है, आज हम पहले उस पर चर्चा करते हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में। देखिए, पहली लाइन क्या है? इस कविता में ये दिखाया गया है कि कवि की माता जी, आवश्यक नहीं है कि निस्म इज़ेकियल अपनी बात करें, किसी भी बच्चे की, गांव के बच्चे की माता जी की बात ही हो सकती है, पर वो आई शब्द यूज़ करें तो हम मानते हैं कि वो पर्सनल भी बात कर सकते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं है कि निस्म इज़ेकियल अपनी माता की बात कर रहे हैं, किसी भी गाँव के बच्चे की माता की बात ये हो सकती है। माता जी को बिच्छू ने काट लिया। माता जी को बिच्छू ने काट लिया तो वो दर्द से करा रही हैं, दर्द से करा रही हैं। उनके दर्द की आवाज़ सुन के, उनके चिल्लाने की आवाज़ सुन के सारे गांव वाले उनकी मदद को आते हैं। अच्छा, गांव वालों में ये सुपरस्टिशन है कि अगर बिच्छू चलेगा तो माता जी के खून में जहर फैलता जाएगा। अब गांव वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि काश बिच्छू को लकवा हो जाए या बिच्छू को एक जगह बैठ जाए ताकि उनके शरीर में जहर ना फैले। अच्छा, इस पूरी कविता में हम जब तक पढ़ते जाते हैं, तीसरे स्ट्रेंजा तक तो किसी ने कोई प्रयास किया ही नहीं माता जी की हेल्प करने का। सब अपने अपने अंधविश्वासों के बारे में, अपनी अपनी मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। पहला प्रयास करने वाला व्यक्ति जो इस कविता में आता है वो होते हैं पिताजी। पिताजी सारी दवाएं, हर्ब्स, हिब्रिड सारे वो कोशिश करते हैं। तो पहला प्रयास जो किया गया वो कविता के लास्ट में किया गया। हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रेंजा की। आप देखिएगा, आई रिमेंबर द नाइट, मुझे वो रात याद है। आई रिमेंबर द नाइट यानी मुझे वो रात याद है। माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, जब मेरी माता जी को स्टंग कर लिया गया। स्टंग कर लिया यानी डस लिया गया, किसके द्वारा? एक स्कॉर्पियन के द्वारा। अगर मित्रों आप पहला सेंटेंस देखें तो पहला सेंटेंस ही कवि ने पैसिव वॉइस में यूज़ किया है। आप जानते हैं कविताएं नॉर्मली एक्टिव वॉइस में लिखी जाती हैं, पैसिव वॉइस में नहीं लिखी जाती, लेकिन इस कविता में पहला सेंटेंस ही पैसिव वॉइस में है। अब इसके पीछे कोई ना कोई कारण भी होगा। आप जानते हैं अगर यही कविता का पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता तो क्या लिखना पड़ता? आई रिमेंबर द नाइट अ स्कॉर्पियन स्टंग माई मदर। यानी कविता की शुरुआत में किसका नाम आता? पहले स्कॉर्पियन का आता। कवि कविता की शुरुआत स्कॉर्पियन से नहीं, माँ से करना चाहते थे। इस कविता की विषय वस्तु स्कॉर्पियन के बजाय कौन है? माँ होनी चाहिए इस कविता की विषय वस्तु, इसलिए पहला इनको माँ को यूज़ करना था, इसलिए इन्होंने पैसिव वॉइस यूज़ की एक्टिव वॉइस के स्थान पे। अगर आप एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं तो आपको पहले स्कॉर्पियन का सब्जेक्ट का नाम लेना पड़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माता जी ऑब्जेक्ट हैं और उनका नाम पहले लेना चाहता है कवि, तो उन्होंने पैसिव वॉइस का यूज़ किया है। तो आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, मुझे वो रात याद है जब मेरी माता जी को एक स्कॉर्पियन के द्वारा, एक बिच्छू के द्वारा डस लिया गया। 10 hours ऑफ स्टडी रेन, लगातार बारिश हो रही थी लंबे समय तक।
लंबे समय तक लगातार बारिश हो रही है। मित्रों स्टडी रेन क्या होती है? बहुत तेज बारिश होती है। क्या होती है स्टडी रेन? स्टडी रेन न्यू होती है जो धीरे धीरे चलती ही रहती है, ना तो रुकती है ना तेज होती है, बस ये लगातार होती ही रहती है। और जब इस तरह की बारिश होती है तो आप देखिएगा जितने भी ज़मीन के अंदर रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। कीड़े मकोड़े हैं या चूहे हैं या फिर बिच्छू आदि, वो बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो पानी के प्रेशर से उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो लगातार बारिश हो रही थी, हैड ड्रिवन हिम, उस बारिश ने ड्रिवन कर दिया यानी मजबूर कर दिया। किसको? यहाँ हिम यूज हुआ बिच्छू के लिए। लगातार बारिश ने बिच्छू को मजबूर कर दिया टू क्रॉल, कि वो रेंगता हुआ आ जाए बेनेथ अ सैक ऑफ राइस। और वो इनके घर आके कहाँ छुप गया? सैक ऑफ राइस होता है चावल का कट्टा जो हम कहते हैं, चावल की जो बोरी आती है ना। तो लगातार बारिश हो रही थी, बारिश ने क्या किया? मजबूर कर दिया बिच्छू को। मजबूर कैसे कर दिया? बारिश में लगातार बारिश होती है तो जितने भी जमीन के अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो लगातार बारिश ने उसको मजबूर कर दिया कि वो रेंगता हुआ आ जाए और कहाँ आके छुप जाए? चावल के कट्टे के नीचे। अब वो उनके घर में आ गया है और आके छुप गया कहाँ पे? चावल के कट्टे के नीचे। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, पार्टिंग यानी उसने एक तरह से अपना जहर छोड़ा, उसने अपना जहर छोड़ा। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, कहाँ से छोड़ा? फ्लैश का अर्थ एक तरह से अपने हिस्से से, शरीर के हिस्से से। कौन से हिस्से से? शैतानी पूंछ, डायबॉलिक टेल। अच्छा आप देखिएगा बिच्छू की पूंछ की तुलना एक शैतानी पूंछ से की गई है। ये एक तरह का मेटाफोरिकल कंपैरिजन है। ये क्या कहलाएगा? ये एक मेटाफोर कहलाएगा, है ना, डायबॉलिक टेल। ये एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन है ना। शैतान से तुलना की गई है किसकी? बिच्छू की पूंछ की शैतान की पूंछ से तुलना की गई है, डायबॉलिक टेल कहा गया उसे। तो कवि कहता है पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, उसने जहर छोड़ा अपना। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, कहां से छोड़ा? बिच्छू कहां से काटता है? अपनी शैतानी पूंछ से उसने अपना जहर छोड़ा माता जी के शरीर के अंदर। इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में। अब मित्रों ये डार्क रूम शब्द जो है ये बड़ा सजेस्टिव है। एक तो डार्कनेस सिंबल होता है इग्नोरेंस का, इग्नोरेंस का अर्थ होता है अज्ञानता का, यानी कि अज्ञानता थी वहां पे। एक डार्क रूम ये कह सकता है कि गांव में हमारे आज भी बिजली नहीं है, तो इसलिए लोग कहाँ रहते हैं? अंधेरे में रहते हैं, जीव जंतुओं के बीच में रहते हैं। तीसरा डार्क रूम मित्रों क्या हो सकता है कि वो हो सकता है बारिश की वजह से बिजली ना हो। हम इसे मानते हैं कि डार्क रूम का अर्थ है कि एक अज्ञानता या एक पिछड़ेपन की बात कभी करना चाह रहा है। आप सोचिए कि माता जी को ही बिच्छू ने क्यों काटा, पिताजी को या किसी अन्य को क्यों नहीं काटा? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि घर की जो स्त्री होती है वो ज़मीन पे सोती है, एक मैट बिछा के ज़मीन पे, और जो घर के पुरुष होते हैं वो खाट पर या पलंग पर सोते हैं। तो माता जी कहाँ सो रही थी? ज़मीन पे सो रही थी, इसलिए बिच्छू ने किसको काटा? माता जी को काटा। इसलिए कह रहा है वो डार्क रूम यानी वहाँ पे एक इग्नोरेंस थी, आज भी वो पिछड़ापन था, वो डार्कनेस थी, अज्ञानता थी। तो पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, उसने अपना जहर छोड़ा। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, अपनी शैतानी पूंछ के हिस्से से उस अंधेरे कमरे में। अंधेरा कमरा कैसे है? अज्ञान की वजह से, पिछड़ेपन की वजह से उस अंधेरे कमरे में उसने काटा। हे रिस द रेन अगेन, और काटने के बाद बिच्छू वापस क्या किया? वापस बारिश में चला गया। रिस द रेन अगेन। आप जानते हैं जितने भी क्रीपर्स होते हैं, इस तरह के प्राणी होते हैं ना जो जहरीले, वो काटने के बाद आंखों से लुप्त हो जाते हैं। तो बिच्छू ने भी क्या किया? काटा और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। खैर मित्रों, मैं अपनी अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो पोस्ट करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का जो पार्ट है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मुझे इतनी देर सुनने के लिए धन्यवाद। जहाँ तक आप बात करें, मेरे जो पर्सनल बैच हैं वो मंगल विहार में फ्लिकी इंस्टीट्यूट है, दिव्य दृष्टि क्लासेस का सेंटर है, वहाँ पे चल रहे हैं। और आप चाहें तो आप में से कोई फर्स्ट ग्रेड में अगर इंटरेस्टेड है तो आप ये डिटेल्स आप चाहें तो उनमें ये डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लासेस चलती हैं फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर नरेश कौर। ये नंबर है, आप चाहें तो उस पर कॉन्टैक्ट करके, अगर आप ऑफलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।